हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होप आप सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे ना। भारत देश में, हमारे समाज में बहुत सारे रावण है, उनको भी तो खत्म करना है ना, उनको पनपने नहीं देना है। तो सिर्फ उस रावण को जला के कुछ नहीं होगा, जब तक कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राजनीति में बहुत सारे जो रावण है उनको भी हमें देश से खत्म करना है ना। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना 8th चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, जो क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व है, बीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। राज्य के नीति निदेशक तत्व बीपीएसपी लिखूं चलेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व चैप्टर 8 इंडियन पॉलिटी का आपके यहाँ इसको डीपीएसपी भी बोल देते हैं। डीपीएसपी क्या फुल फॉर्म है इसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। अच्छा, जिसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन स्टेट पॉलिसी की बात की गई, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है हमारे संविधान के भाग 4 में, ठीक है। जिसमें से अनुच्छेद 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, जिनमें हमारे डीपीएसपी की बातें की गई है, ठीक है। यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। सीधी सी बात है कि अच्छा एक बात बता देते हैं पहले कि ये जो डीपीएसपी है एक्चुअली में ये लिया कहां से गया है। ये 1937 में ना आयरलैंड में कानून निर्मित हुआ था, आयरलैंड में, ठीक है। तो हमने कहां से अडॉप्ट किया एक्चुअली में? ये आयरलैंड में था, आयरलैंड से एक्चुअली में हमने अडॉप्ट किया डीपीएसपी वाला जो है हमारे संविधान में, वो हमने आयरलैंड से लिया। और आयरलैंड ने भी इसको पता कहां से लिया था? स्पेन से, ठीक है। हमने लिया आयरलैंड से और आयरलैंड ने कहां से लिया हुआ था? ये स्पेन से लिया हुआ था, ठीक है। अब जो जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कि हमारा संविधान बनाया था, जिनको हमारे संविधान के निर्माता माना जाता है, उन्होंने मूल अधिकारों को और इसको साथ के साथ डीपीएसपी को क्या बोला है? इन्होंने बोला कि ये क्या है? ये विशेषता है, मतलब ये विशेषताओं से भरा हुआ है। जो डीपीएसपी है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला? विशेषता बोला, है ना, ठीक है। और एक और थे ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने क्या बोला है इसको? ग्रेनविल ऑस्टिन ने अधिकारों और डीपीएसपी को अब क्या बोला है? संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? संविधान की मूल आत्मा किसने कही है ये बात? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये बात क्लियर है, छोटी सी बात है कि डीपीएसपी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी की बात जो की गई है वो हमारे संविधान में भाग 4 में की गई है, अनुच्छेद कौन से? 36 से 51 तक में इनकी बात की गई है। और ये विशेषता है, इसमें विशेषताएं हैं, यानी कि जो डीपीएसपी है ये क्या है? ये हमारे संविधान की एक तरह से विशेषता है, इसमें विशेषताएं हैं बहुत सारी, है ना। हमें कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ जो भी मिले हैं उसके बारे में भी आगे से पढ़ेंगे। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको क्या कह दिया? अधिकारों को और जो संविधान में हमारे डीपीएसपी है इनको क्या बोला? संविधान की मूल आत्मा बोला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको बोला था? आपको बताया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको बोला था संविधान की आत्मा? अभी कल परसों बताया था ना। ठीक है, इनको भी बोला है, लेकिन मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को भी आत्मा बोला है, लेकिन इसके अलावा किसी अनुच्छेद को
अभी आप बताओगे फटाफट से। चलिए इसकी विशेषताएं भी तो पढ़ लेते हैं फटाफट से, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज, है ना। सबको दिवाली सेलिब्रेट करनी है क्या आप लोगों को? ठीक है, डीपीएसपी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। डीपीएसपी की विशेषताएं, पहली विशेषताएं तो आप यही मान लो कि जो भाग 4 में राज्य की बात की गई है ना, भाग 4 में राज्य की बात है ना, वही सेम बात भाग 3 में मूल अधिकारों की बात है ना। मूल अधिकारों में जब राज्य का प्रयोग हुआ है और जब भाग 4 में डीपीएसपी में राज्य का प्रयोग हुआ है तो दोनों का समान अर्थ निकला है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत राज्यों की बात की गई है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी तरह जब मूल अधिकारों में यानी कि भाग 3 में संविधान के राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो दोनों का अर्थ समान है। इज इट क्लियर? भाग 3 में मूल अधिकार में राज्य की बात, क्या है? दोनों का अर्थ कैसा है? दोनों का अर्थ समान है कि नहीं है? इज इट क्लियर? ये क्या है? पहली विशेषता है, ऐसे नंबर वाला डाल के पढ़ो ऐसे। तो दूसरी बात क्या है, ये जो डीपीएसपी है क्या है? ये गैर न्यायोचित है ना। जैसे कि दिल तोड़ने की कोई सजा नहीं होती, वो गैर न्यायोचित है, उसके लिए आप किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी भी तरह के न्यायालय नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जिसको आप बोलते हो ना कि धोखा मिला, प्यार में धोखा, इसके लिए कोई कानून नहीं है, गैर न्यायोचित चीज है भाई, इसको करो ही मत, तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। अब भाई डीपीएसपी जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कह दिया संविधान की, जिसको ग्रैंडविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कह दिया, जब वो गैर न्यायोचित है तो तुम्हारे धोखे ओखे क्या है? ठीक है, जा सकते हो क्या कानून कि भाई इसने मुझे धोखा दिया, इस पे केस करो, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं है ना प्रोसीजर। जब डीपीएसपी को नहीं है तो तुम ये कहाँ बैठे हो, ठीक है। ये गैर न्यायोचित है भाई। अगर इनका हनन होता है, अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो इस बात के लिए। आई बात समझ में? ये एक स्टेटमेंट दे दे आपका प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि इनमें से अभी डीपीएसपी के बारे में इतना अच्छा बता दे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको मूल आत्मा कहा है, इसको ग्रैंडविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा है, और इन तो और क्या डीपीएसपी में पहले ये स्टेटमेंट दे दे अच्छी सी, आप तो कहोगे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा है, और नीचे वो आगे लिख दे कि क्या इसके लिए वहां जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं क्या, तो फिर आप तो लिख दोगे भाई इतनी बड़ी बात है तो न्यायालय तो जा ही सकते होंगे, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, भाई नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, गैर न्यायोचित है। इसके लिए आपके कोई न्याय का कोई इसमें नहीं बना है, कोई कानून के तहत आप कुछ इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करवा सकते कि आप कानून में लड़ने चले जाओ, अपने अधिकार को मांगने चले जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये इनका अगर हनन होता है तो आप न्यायालय, मूल अधिकारों के लिए क्या था, मूल अधिकारों में आप फटाफट से न्यायालय जा सकते हो, है। तो ये बातें यहाँ पे कि ये तो विशेषताएं हो गई, दिख रहा है आपको, है ना। तीसरी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इनका उद्देश्य तीसरा क्या है? न्याय में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता समानता बनाए रखना, है ना।
जो बनाई गई है क्या है, जो बनाया गया भले ही गैर न्यायोचित है, पर ये कहना क्या चाह रहा है कि न्याय में उच्च आदर्श हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, है ना, ऐसा ही एक उद्देश्य है जिससे क्या कर सके, लोक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यूट्यूब वाले तो स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, और आपके लिए तो मैं स्पीड बढ़ा के लिख नहीं सकती हूँ ऐसे बड़ा करके, ऑफलाइन वालों के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है ना। डीपीएसपी का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तीन तरह से किया गया इनका वर्गीकरण, तीन तरीके से या तीन भागों में, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना, तीन तरीके से, तीन भागों में, है ना। पहला क्या होगा आपका समाजवादी, फिर क्या होगा गांधीवादी, है ना, फिर क्या होगा उदार बोल सकते हो या बुद्धिजीवी बोल सकते हो, है ना। डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्वों की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्गीकरण किया गया है, तीन भागों में किया गया है। पहला है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका गांधीवादी, और तीसरा है उदार या फिर उन्हें बुद्धिजीवी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के वर्गीकरण किए गए हैं, किनके किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किए गए हैं। एम आई क्लियर? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। जो समाजवादी है क्या, इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा सामाजिक और आर्थिक न्याय, है ना। जो समाजवादी खांचा है, जो समाजवादी वर्गीकरण है, वो इस हिसाब से किया गया होगा ना कि समाज में हर व्यक्ति समान रहे, समाज में, है ना, सामाजिक रूप से, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से हर बंदा इक्वल हो, यही बात की गई होगी समाजवादी में, इवन की गई है ना, की गई होगी नहीं, सिर्फ की गई है समाजवादी में। इसमें ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक, बेसिकली इकोनॉमिकली और सोशली दोनों को इक्वल करने की बात की गई है, ऐसे समाज की स्थापना करने की बात की गई है जिसमें कि सभी व्यक्ति समान हो, ठीक है। जिसको अच्छे से जब आपको मेंस में लिखना होगा तो थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना होगा, जो कि आप लिख पाओगे, है ना। ये राज्य का निर्देश क्या क्या देते हैं, ये लिख लें, जैसे कि कल्याण के लिए एक कल्याणकारी राज्य हो, है ना। चलिए मैं तो 500 को बोल देती हूँ, कल्याणकारी राज्य हो, है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से, और क्या हो, सभी नागरिक सुरक्षित हो, उनको जीविका वगैरह मिले, यानी कि उनको इनकम का सोर्स हो, है ना। आर्थिक की भी बात की गई है, तो जाहिर सी बात क्या है, इनकम भी तो होगी, बिना इनकम के आर्थिक कोई कैसे हो सकता है, आर्थिक इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है, इनकम से आती है ना, इकोनॉमिकली बात हुई है इसलिए। बाकी वही जो शिक्षा वगैरह की है कि सबको इक्वल शिक्षा मिले, ये वो हम एमपी क्या वो लिखवा दें क्या, एक एक तीन में कौन से अनुच्छेद में क्या कराया गया, अच्छे से एक्सप्लेन करवा के लिखवा है, या ऐसे में आ गया समझ, आपको आ जाएगा समझ। बाकी जैसे ऐसे एलिब्रेट करवा के लिखवा सकते हैं कि इसमें समाजवादी में कौन से अनुच्छेद में कौन से निर्देश दे रहे राज्य को कि इस अनुच्छेद के तहत ये चीज होनी चाहिए। अगर ऐसा सही लग रहा है तो ऐसा लिख देते हैं, वरना फिर से काम चल जाता है, इससे चला लो, है ना। गांधीवादी सिद्धांत क्या है फिर, ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हो गई, तो आपको समझ ही आ रहा होगा, है ना।
अगर ये गांधी, इससे तो आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है ना कि गांधीवादी लिखा है तो भाई गांधीवादी की बात हो रही होगी, गांधी जी के विचारधाराओं से ये प्रेरित होंगे, है ना, कि गांधी जी के चाल चलन पे, गांधी जी जैसा चाहते थे, गांधी जी जैसे कार्य प्रणाली थी उनकी देश को लेके, उस बारे में बात कर रहे होंगे। गांधी जी का क्या था, इसके तहत राज्य को क्या निर्देश मिलते हैं? सबसे बड़ी बात तो पंचायतों के लिए था ना, उनका क्या था कि पंचायत होना चाहिए और पंचायत का अधिकार उनकी खुद, मतलब पंचायत के जो निर्णय होने चाहिए वो उनके खुद के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़े लेवल पे हो ना, तो उनका ये मानना था कि ग्राम पंचायतों का भाई गठन होना चाहिए, है ना, ग्रामीण स्तर पर सोच रहे थे वो ना। ग्रामीण पंचायत का गठन ये गांधी जी शुरू से चाह रहे थे ना। जब हमारी त्रिस्तरीय सरकार बनी, स्थानीय राज्य केंद्रीय, तो उसमें ये ग्रामीण पंचायत वाला नहीं था उस समय, है ना, ग्रामीण पंचायत वाला नहीं था। इस बात पे गांधी जी का, जब ये हम संविधान की जो आलोचना पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जब आलोचना पढ़ते हैं, तो उसमें ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर, जाहिर सी बात है गांधी जी का ये था कि सब वो बने, स्वदेशी बने, साथ के साथ सब वर्किंग हो, जो सेल्फ वर्कर होते हैं, जो खुद काम करते हैं, अपना खुद का काम होता है, चाहे छोटे छोटे उद्योग ही करते हैं, एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है। तो स्वदेशी बनने के साथ साथ उन्होंने यही बात कही थी, कुटीर उद्योग, है ना, मतलब खुद के हाथ में उनका ये स्किल, कि खुद के हाथ में कुछ स्किल होनी चाहिए, ऐसा था ना उनका। छोटे छोटे उद्योग, चरखा चला के सूत काटने वाला, कपड़े बनाने वाला, ये कुछ भी था, तो उनका ये मानना था कि सभी लोग अपना खुद का काम करें, खुद का हुनर हो, ऐसा था उनकी स्टेटमेंट। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम, बट वो आप सभी को तो पता ही होगा क्या था, है ना, बात तो समझ ही रहे होगे ना कि क्या था स्वदेशी बनने की, कि सभी लोग अपना निर्माण खुद करें, अपने जितने काम है उनको किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो हर बंदे, और ये भी था कि हर बंदे के पास एक पर्टिकुलर स्किल हो, हर लोग अपना कुछ काम करें, ऐसा ना हो कि किसी को किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़े। बेसिकली इनमें ये बात थी कि वो हर एक व्यक्ति को सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए क्या शब्द होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी उन्होंने। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और स्वदेशी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने किया था ना, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था, है ना, पढ़ाया, जब गांधी जी के बारे में पढ़ाया है या पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो वही यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है। लोकतांत्रिक नियंत्रण को, है ना, बढ़ावा देना था भाई इनको, जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना था, और SC ST OBC इन सबका भी तो वो करना था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सबकी बराबरी चाहिए थी भाई इनको, अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, इनका भला करना था ना उनको, इनके लिए काम करने थे, इनको इक्वल लाना था समाज में, है ना। ये वाली बात भी तो गांधी जी के उसमें आएगी, जाहिर सी बात है। उन्होंने हरिजन को हरि का जन, यानी कि अर्थात साक्षात विष्णु का जन उनके बच्चे माने थे। उन्होंने गांधी जी ने इक्वलिटी चाहिए थी ना, इवन वो गांधी जी तो ये भी नहीं चाह रहे थे कि उनके लिए अलग, जब बात हुई थी ना संविधान निर्माण में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो अछूत जिनको माना गया, जो अनुसूचित जाति या जनजाति है, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक अलग से चुनाव निर्माण, मतलब चुनाव के लिए एक अलग वोटिंग स्थान होना चाहिए, है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि नहीं, सभी चुनाव एक जगह डालेंगे, है, क्योंकि वो सबको इक्वल देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इक्वल कोई कैसे हो सकता है, जब आपने पार्टीशन कर रखा है कि भाई तुम लोग यहाँ पे, तुम लोगों का चुनाव क्षेत्र इधर है, तुम यहाँ जाओगे वोट डालने और तुम यहाँ जाओगे वोट डालने, तो फिर वो पार्टीशन तो हो ही रखा है, फिर इक्वलिटी कहाँ से आएगी, इक्वलिटी नहीं आ पाएगी। गांधी जी का ऐसा मानना था, तो वो इसके भी विपक्ष में थे, हैं, इस वाले स्टेटमेंट के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, कि अलग अलग हो, इस बात के वो विपक्ष में थे। स्वास्थ्य के लिए जो भी था नशीली चीजों, उनका जाहिर सी बात है वो मना ही करेंगे। इस बात को लेके वो बहुत चिंतित रहते थे ना कि कोई भी नशीली चीजों का प्रयोग ना हो, है ना, नशीले पदार्थ प्रतिबंधित हो एक तरह से, है ना, अफीम की खेती वगैरह
पहले से ही बहुत ज्यादा दिक्कत में थी अफीम की खेती की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, है ना। और तो और उन्होंने पशुओं की बलि पर भी, जो दुधारू पशु थे चाहे गाय बछड़ा जो भी होते हैं, उनकी क्या था, उनकी बलि पर रोक थी ना, रोक लगाने की कोशिश करी उन्होंने। गाय हो बछड़ा हो, इनकी क्या था, बलि पर रोक। पहले क्या था, जानवरों की बलि दे दी जाती थी ना, अब इंसानों की दे देते हैं आजकल। तो खैर आजकल तो इंसानों की बलि दी जाती है, एग्री है नहीं, इंसानों की बलि दी जाती है आज के समय में या नहीं। हालात कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि उनको ऐसे गले से काट के दी जाए, पर दे दी जाती है बलि, हर तरीके से दी जाती है बलि, गला काट के भी दी जाती है नहीं, है ना। अंधविश्वास वाली एक बलि होती है, जो अंधविश्वास के तहत लोग बलि देते हैं। एक होती है प्लानिंग के तहत बलि देते हैं, है ना। तो बी अवेयर, बी केयरफुल। गाय बछड़ा आदि ऐसे पशु, खासकर जो दुधारू थे यानी कि जो दूध देते थे, उनकी बलि पर रोक लगाई गई थी, है ना। अब उदार व्यक्ति तो समझते हो, तो उदारवादी की विचारधारा भी कैसी होगी, उदार, एकदम लिबरल। सीधी सी बात है, जब उदार है तो सबको समान मानेगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, है ना। अभी भी सिविल ड्रेस की बात हो रही है ना, ऐसा सिविल कोड, सिविल ड्रेस कोड की कोई बातें चल रही हैं। ये क्या था, अनुच्छेद 44, इज इट राइट? अनुच्छेद 44 ही था ना, सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए ना। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, है ना। ये भी पढ़ा हुआ है आपने, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा थी ना भाई, है ना। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, सिविल संहिता की बात की गई। और भी क्या था, कृषि को आधुनिक प्रणालियों से करने की भी तो बात हुई थी, कृषि को आधुनिक प्रणालियों से बात करने की बात है। है ना। दिख रहा है इतना? दिख रहा है। और क्या बोला, अच्छा इसका अनुच्छेद दिखाने की जरूरत है, ये तो पहले आपने पढ़ा हुआ, आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, है ना, पढ़ा हुआ आपने पहले। ये क्या है, 48 है। और एक और बात हुई थी, जैसे कि जो स्मारक होते हैं हमारे, है ना, मॉन्यूमेंट हो गए या कुछ भी, जो भी स्मारक है हमारे, उनको सुरक्षित रखने की बात की गई थी ना। जो कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनका महत्व बहुत ज्यादा है, जो एक तरह से हमारे आकर्षण का केंद्र भी है और भी महत्वता रखते हैं, तो वो सब क्या हो गया, स्मारकों का संरक्षण, है ना। स्मारकों का संरक्षण की भी बात की गई। अनुच्छेद लिखा दूं, अनुच्छेद 49। संरक्षण से एक और बात आई, पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई थी ना। पर्यावरण संरक्षण, ये 48 का के तहत की हुई थी ना। संरक्षण से आ गया,
एक समान सिविल संहिता हो, 14 वर्ष से बच्चे अगर कम की उम्र के हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे जो पर्यावरण है उसका संरक्षण होना चाहिए। जो हमारे कला संस्कृतियों से स्मारक केंद्र जुड़े हुए हैं उनका भी संरक्षण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब उदारवादी उसमें बोला गया है। कृषि प्रणाली में आधुनिक प्रणाली का यूज होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें क्या, ये भी इसी में आती है। उदार या फिर बुद्धिजीवी कह सकते हो आप। ये क्या थी, ये तीनों विशेषताएं थी। तो अब पढ़ लेते हैं नए निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में जो जो चीजें थी जैसी तैसी थी वो तो हमने पढ़ लिया। अब नए निदेशक तत्व क्या होंगे कि ये कहां से आ गया है, ये सोच रहे हो? दिवाली है, दिवाली ऑफर में आया है नए निदेशक तत्व, है ना। अच्छा, जब कोई भी चीज किसी चीज में ऐड होती है तो इतना तो समझ आया होगा आपको कि उसमें क्या होता है ऐसा कि उसमें चीजें ऐड हो जाती है ना। ये तो आप समझ गए कि अगर किसी चीज, कोई चीज हटी है या फिर कोई चीज ऐड ऑन हुई है तो क्या होगा, संशोधन हुआ होगा। सबसे पहली बात कौन सा संशोधन हो गया भाई, जो नए निदेशक तत्व ऐड हो गए, 42वां संविधान संशोधन हो गया, है ना। कब हुआ ये, 1976 में हुआ भाई। अब क्या हुआ, नीति निदेशक तत्व की बात किसमें की गई है, भाग 4 में, भाग 4 में है ना नीति निदेशक तत्व, किसमें, भाग 4 में। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, मूलाधिकार किसमें थे, भाग 3 में, नीति निदेशक तत्व किसमें, भाग 4 में। ऐसे तो याद कर लो भाई, प्रीलिम्स वाले ये क्वेश्चन बनाएंगे। और कहां से बनाएंगे, भाग कहां से पूछेंगे, अनुच्छेद कहां से पूछेंगे, अनुच्छेद में चीजें क्या है वो कहां से पूछेंगे, यहीं से तो पूछी जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो भाग 4 में इन्होंने क्या किया, जो नीति निदेशक तत्व की मूल सूचियां थी ना उनमें 4 चीजें ऐड कर दी, 4 बातें ऐड करी। बातें जोड़ी, है ना। जाहिर सी बात है राज्य की भलाई के लिए की गई होंगी ना, जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, 39 का, 43 का, 43 का, 48 का, है ना। ये 4 अनुच्छेद जोड़ गया, 39A, है ना, इन इंग्लिश 39A, इन हिंदी 39 का। इज इट क्लियर। तो ये 4 बातें जोड़ी गई, ऑब्वियसली 4 अनुच्छेद जोड़े गए, है ना, 39 का, 43 का, 48 का। अब इनमें कुछ बातें ही तो गई होंगी, अनुच्छेद खाली जुड़ गए तो क्या इन अनुच्छेदों में कहा क्या गया है ये भी तो जानेंगे हम। शिक्षा के लिए, नागरिकों की समानता के लिए, थोड़ी और चीजें ये पहले भी हो चुकी हैं। शिक्षा के लिए वहां पे भी बोला गया था नीति निदेशक तत्वों में भी, गरीबी को हटाओ, ये मतलब समानता लाओ इकोनॉमिकली, ये बात भी बोली गई है, पर अब थोड़ा सा और के लिए बोला गया है ना, थोड़ा और ऐसा करके सुना है ना आपने, वैसा कुछ। 39 क्या कह रहे हैं, 39 42वां संशोधन लिख दिया, ठीक है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, हाँ, स्वस्थ विकास के लिए अवसर, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना। आई बात समझ में, कौन सा अनुच्छेद कह रहा है भैया। अगर आपसे वो पूछ ले कि ये देखो, एक तो वो क्वेश्चन ऐसा दे देगा बेसिक प्रीलिम्स वाला कि उसमें वो सवाल ऐसे कर दे कि नीति निदेश इनमें से कौन से तत्व हैं जो नए निदेशक तत्वों में आते हैं, है ना। और 3 ऑप्शन वो नीति निदेशक तत्व की दे देगा, एक नए निदेशक तत्व की दे देगा। तो जब आपको क्लियरली पता होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, आंसर कैसे ले लिखोगे, है ना। जब आपको नीति निदेशक तत्व मतलब उस समय के और जो नए निदेशक तत्व बने 1976 अमेंडमेंट 42वां होने के बाद 4 चीजें जोड़ी गई, जो कि क्लियरली पता होगी तभी तो आप लिख पाओगे फटाफट से। अभी पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। जो टॉपर होते हैं उनको कोई दिक्कत इसीलिए तो नहीं होती, उनको सब कुछ क्लियर होता है भाई। कंफ्यूजन में रहेंगे तो थोड़ी कर पाएंगे, फिर तो उनका सब कुछ छूट जाएगा। स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करता है, ठीक है। फिर 39 का भी तो कुछ करेगा,
समान न्याय को बढ़ावा देना चाह रहा है भाई ये, तो समान न्याय तो पहले भी था। ये क्या कह रहा है, थोड़े और गरीब लोगों पर, पहले जो कर रहे थे ना उनके अलावा थोड़े और गरीब लोगों पर ज्यादा ध्यान दो भाई, ठीक है। समान न्याय, थोड़े और गरीब लिख के ये मत समझना क्या लिखा है भाई, थोड़े और गरीब लोगों को इसमें जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसमें ऐड करो, थोड़े और गरीब लोगों की संख्या उसमें बढ़ाओ, जो फैसिलिटीज दी जा रही है समानता को लेकर गरीबों का ध्यान दिया जा रहा है, उनमें जितने लोग तुमने रखे हैं उससे और ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करो, ठीक है, उन पर ध्यान दो, ये मतलब है इसका। 43 का क्या कहेगा, उद्योगों में, उद्योगों के लिए आ गया है ना, उद्योगों में संरक्षण तो मजदूरों को भाई, उद्योगों में मजदूरों, ये वाली बात उसमें तो नहीं कही गई थी ना, नीति निर्देशक उत्तर में जो पहले वाले थे उसमें तो नहीं कही गई थी, इसमें कही गई है ना ये, तो इसलिए नया ऐड किया गया। क्या है, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करें, है उनको संरक्षण दें, यही तो बात है, भागीदारी को सुरक्षित करें एक तरह से, भागीदारी को, ऐसा ना हो आज नौकरी पर रखा कल निकाल दिया, या उनको कोई हक ही नहीं दिए जा रहे हैं। अब हो गया ना पीएफ वगैरह, पीएफ मिलता है ना प्रोविडेंट फंड प्राइवेट लोगों को भी, तो उद्योगों में संरक्षण दिया जाए, यानी कि भागीदारी को सुरक्षित करने का संरक्षण दिया, उनकी भागीदारी को सुरक्षित किया जाए भाई, ऐसा नहीं जो तुम्हारा मन किया रख ले, जो तुम्हारा मन किया हटा ले, उनको कोई अधिकार ही नहीं है, उनको भी अधिकार दिए जाते हैं, वो सारे अधिकार कैसे क्यों, तो वो इसके तहत बताए जाएंगे कि ये अधिकार आए हैं जो मिले हैं या दिए जाने चाहिए, जब इन्होंने बोला तभी तो दिए गए होंगे, अपने आप से कौन दे रहा है, जब नीति निर्देशक तत्व में इनकी बात नहीं होती तभी तो नए निर्देशक तत्व बने। अब 48 का, ये तो वही कहेगा वन्य जीवों की संरक्षण भाई, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण की बात तो वहां भी की गई थी, लेकिन उसके लिए करना क्या, वन्य जीवों को भी संरक्षण देना चाहिए, थोड़ी सी चीजें इसमें बस और ऐड की गई हैं। पर्यावरण संरक्षण दे दिया आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है, वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरण के तहत जब दिया गया तो वो नए निर्देशक तत्व में आ गया ना, यही ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना होगा वहां पे। इज इट क्लियर? अभी इतने से भी काम नहीं चला है, अनेक और संशोधन हो गया फटाफट से, ये क्या हो गया 44वां हो गया संशोधन भाई। अब ये हुआ तो इसने भी कुछ ना कुछ पक्का जोड़ा होगा, एक बात जोड़ी होगी इसने, उसने 4 जोड़ी थी, इसने एक बात जोड़ी। और सखियां चुगली करे करती है ना, जैसे 4 एक की 4 लगाती हैं जो, है ना, आओ सखियां चुगली करे, एक की 4 बात लगाना, वही वाली होगी, 4 बातें जोड़ी है उन्होंने ठीक है। अब इसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन हुआ, अभी कुछ रह गया था तो एक और बात जोड़ी गई है 44वें संविधान संशोधन में। ये क्या है, जो राज्य से क्या अपेक्षा करता है, ये क्या बोलता है कि वे आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें, है ना। अनुच्छेद 38 में एक बात कहता है ये, क्या, आय, अवसर में असमानता को समाप्त करो भाई, ठीक है। अनुच्छेद 38 44वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें एक बात जोड़ी जाती है, वो है अनुच्छेद 38, जिसमें क्या कहा जा रहा है, या चाहे वो आय हो चाहे वो अवसर हो किसी भी तरह के, उनमें क्या है जो असमानता है उनको समाप्त करना है, ठीक है, यही बात कही गई है। अवसर की या फिर आय में जो असमानता है, प्रतिष्ठा की सुविधाओं में जो ये असमानता है, उनको समाप्त किया जाए। अब क्या हुआ, एक और संविधान संशोधन हुआ जो 46वां हुआ है ना 2002 में, जो 46वां संविधान संशोधन हुआ, 46वां मतलब क्या बोलेंगे 86 एक्चुअली में, है ना, 46वां नहीं बोलेंगे उसको, 86वां बोलेंगे, 86वां 86 हिंदी में माँ 86वां वाह पे वाली चंद्रबिंदु वाली मात्रा, ठीक है। ये कब हुआ, 2002 में हुआ। इसने क्या किया भाई, अनुच्छेद 45 जो था ना, जो अनुच्छेद 45 की बात थी,
उसे अनुच्छेद 21 में, पहले लिख देते हैं फिर बताता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? 86 अमेंडमेंट 2002 जो हुआ है उसने क्या किया, 1945 की जो विषय वस्तु थी ना, जो बातें उनको बदला गई और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या था, प्राथमिक शिक्षा को, आप सभी को पता है ना कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार होता है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी ऐड हो गया है ना। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है और जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, वो जीवन का अधिकार बना दिया गया है। कब, जब 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ तो जो अनुच्छेद 45 की बातें थी ना, इनको बदला गया, बदलकर, ठीक है, क्या किया गया, अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा को इसमें डाला, है ना। अब क्या है, प्राथमिक शिक्षा क्या है, 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा, कंपलसरी या नेसेसरी एजुकेशन जो है वो क्या है, जीवन का अधिकार में क्या, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। नए निदेशक तत्व क्या होगा, 42 संशोधन के तहत 4 बातें जोड़ेगी, फिर एक 44वां संशोधन होगी जिसमें एक और बात जोड़ेगी। 86 अमेंडमेंट जो हुआ वो इसके रिगार्डिंग हुआ, जिसने शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में कर दिया, जीवन के अधिकार में कर दिया, है ना, अनुच्छेद 21 में कर दिया। इज इट क्लियर? अब निर्देशक तत्व की आलोचना भी तो होगी भाई, कौन ऐसा है जो ऐसे मान जाएगा। निर्देशक तत्व की आलोचना पढ़ लेते हैं। जब संविधान की आलोचना होगी तो निर्देशक तत्व की आलोचना कैसे नहीं होगी। निर्देशक तत्वों की आलोचना आएगा समझ में। पहली बात तो आपको क्या मान लोगे फटाफट से, कोई कानूनी शक्ति नहीं है ना, न्यायालय जा ही नहीं सकते हो आप, गैर न्यायालयिक है तो क्या होगा, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। आपको भी क्या करूं मैं, ऐसे अधिकार लेके जब मैं कानून का इसमें प्रयोग ही नहीं कर सकता, अगर इन अधिकारों का हनन किया जा सकता और मैं न्यायालय जा ही नहीं सकता तो फिर ये यूजलेस हो गया ना। तो इसकी आलोचना की गई, आलोचना में ये कोई कानूनी शक्ति नहीं है, है ना, तर्कहीन व्यवस्था है ना, कोई लॉजिक ही नहीं है इनके हिसाब से, इसमें तर्कहीन। ये कह रहे हैं भाई जब इससे कुछ होना देना ही नहीं है तो फिर ये क्या है, ये यूजलेस है, ये तर्कहीन है, इसमें कोई तर्क ही नहीं है, तर्कहीन व्यवस्था है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब वही पुरानी परंपरा, प्रतिष्ठा शासन जो सुनते आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आना, वही रूढ़िवादी होता है। पुरानी सोच को रूढ़िवादी बोल देते हैं, है ना। और चौथी आलोचना क्या है, संवैधानिक टकराव है भाई, संवैधानिक टकराव, है ना। 4 आलोचनाएं हो गई, इन्हीं को लिख देना भर के। इनका यही मानना है ना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, राज्यपाल और विधायिका के बीच में क्या है, टकराव है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्री के बीच में, राज्यपाल और विधायिका के बीच, Is there any doubts? निदेशक तत्वों की उपयोगिता भी तो होगी भाई, आलोचना होगी तो उपयोगिता भी तो होगी। बिना उपयोगिता के तो इतना बड़ा जो ये बना है, जिसको किसी ने ये भी बोलते हैं कि मूल वो है, आत्मा है, निदेशक तत्व की उपयोगिता क्या क्या हो सकती है, उपयोगिता बताओ खुद ही। आलोचना पढ़ी उपयोगिता दिमाग में नहीं आती होगी यार।
आलोचना पढ़ ली, उपयोगिता कहाँ से आएगी दिमाग में? उपयोगिता पढ़ ली होती तो शायद आलोचना दिमाग में नहीं आती। देखिए ये संविधान को या न्यायालय को समानता की बात, एक समानता भारत देश का लक्ष्य है उसकी याद दिलाते हैं ना। ये जो बीपीएससी में समानता की बात की गई है तो ये क्या है, ये हमारे संविधान को, हमारे संसद को, हमारी न्यायपालिका को समय समय पर याद दिलाता है ना भाई कि ऐसी चीजों की बात की गई है, हमें एकता रखनी है, हमें समानता रखनी है, ये हमारे लक्ष्य हैं। तो कुछ तो फायदा है ही है ना इनका। न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है, जाहिर सी बात है ना, क्या उपयोगी मार्गदर्शक है ना। देखो मार्गदर्शक है ना, मार्गदर्शक हैं, समानता के लिए, समानता का लक्ष्य है, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना इसमें। और क्या क्या आ सकता है बताओ फटाफट। छोटे छोटे शब्द लिख देंगे हम, इसको एलाबोरेट कर देंगे। दिशा निर्देश तो हो गया ना भाई, दिशा निर्देश, मार्गदर्शक है तो दिशा निर्देश हो गया ना, न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश है ना, वही मार्गदर्शक है एक तरह से। नेक्स्ट बताओ जाहिर सी बात है, प्रस्तावना को एलाबोरेट करते हैं ना, प्रस्तावना को विस्तृत रूप देता है, कौन देता है? विस्तृत रूप देते हैं है ना। चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा हम ये पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकारों और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बीच टकराव भी होंगे भाई। क्यों? क्योंकि मतलब अलग है ना दोनों, तो इनके बीच कुछ टकराव तो होंगे। और दोनों क्या दे रहे हैं? दोनों अधिकार दे रहे हैं नागरिकों को, तो इनके बीच कुछ टकराव तो होंगे है ना। तो हम पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो टकराव है उनके बारे में। ठीक है, फटाफट से मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच टकराव है ना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जो अंतर है, जो विभेद है, जिनकी वजह से जो टकराव है उनको पढ़ लेते हैं। ये एक ही चीज है, उनके बीच जो विभेद है, जो उनके बीच अलगाव है, जो उनके बीच अंतर है, जो उनके बीच टकराव है, वो नीति निर्देशक तत्व कुछ कह रहा होगा और डीपीएसपी मूल अधिकार कुछ कह रहे होंगे। थोड़े से जो अलगाव है उनके बीच, उनके सबसे बड़ी बात तो आपको ये रट गई होगी कि भाई क्या है, जो मूल अधिकार है इधर कर देते हैं, मूल अधिकार इधर कर देते हैं, फटाफट से डीपीएसपी है ना। आपने पढ़ लिया कि जो मूल अधिकार है क्या है, न्यायोचित है ना भाई। जब कोई गड़बड़ होती है सबसे पहली बात तो यही है कि आप क्या करते हो, अगर न्यायोचित है ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे, सही लिखना पड़ेगा, न्यायोचित, राइट। और ये क्या है, गैर न्यायोचित है भाई। ये तो पढ़ा हमने कि अगर इनका हनन होता है तो वो सिचुएशन में क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? अगर ऐसा कुछ होता है नहीं की जा सकती भाई। लेकिन अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो भाई आप तुरंत जा सकते हो, है ना, न्यायालय तुरंत जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो न्यायोचित है, उनको न्याय मिलेगा उनके हनन होने पर। अगर डीपीएसपी में हनन होता है तो उसका कोई न्याय का कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये क्या है, ये सबसे पहला अंतर ये हुआ कि ये न्यायोचित है, वो गैर न्यायोचित है। दूसरा क्या है, ये नकारात्मक है ना, और ये क्या है, सकारात्मक है। ये नकारात्मक है भाई। कैसे नकारात्मक है?
ये राज्यों को प्रतिबंधित कर सकते हैं कुछ अधिकार। ये क्या है अभी बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं। सकारात्मक है ना, जो डीपीएसपी है आपकी वो सकारात्मक है और जो आपके मूल अधिकार है ये नकारात्मक है। कैसे हैं? ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ये राज्य को कुछ मसलों कुछ मामले ऐसे होंगे जिन पर कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करेंगे, ठीक है। जबकि जो ये डीपीएसपी है ये क्या कर सकते हैं, कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है, जबकि इनकी क्या है, सीधी सी बात है, ये राज्य को प्रतिबंधित कर सकते हैं कुछ मामलों पर। राज्य को प्रतिबंधित है ना, पर सिर्फ कुछ मामलों पर, ऐसे लिख लेना आप सही से ढंग से, ठीक है, प्रतिबंधित करते हैं। जबकि इनको क्या है, इनकी आवश्यकता राज्य को पड़ती है, इसलिए सकारात्मक है, राज्य को इनकी आवश्यकता। आए बात समझ में? इज इट क्लियर? मूल अधिकार नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के कुछ कार्यों को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है क्योंकि राज्य को इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्या है ये? अलगाव है ना भाई, ये क्या कह रहा है, ये सामाजिक और ये जो है ना अलगाव है। अलगाव में मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये दोनों की बातें जो डिफरेंट है, यही तो अलगाव हो गया कि इनका मत कुछ और होगा और इनका मत कुछ और होगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता है ना, राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा है। जबकि इसने क्या करा था, हमने पढ़ा था ना, सामाजिक और आर्थिक की बात करी थी इसने भाई, सोशली और इकोनॉमिकली, ऐसे कुछ तो पढ़ा था हमने। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? डीपीएसपी अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। राजनीतिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक हो गया आपका। ये लोकतांत्रिक और राजनीतिक कह रहा है, ये भाई ये राजनीतिक और ये आर्थिक और सामाजिक कह रहा है, ये इसकी तरह से तो अलग है। अब इसकी तो सीधी सी बात है आपको कि भाई ये तो कानूनी रूप से मान्य अधिकार है, कानूनी रूप से मान्य है ना भाई, ये अलग अलगाव की बात हो रही है ना, रूप से मान्य है। पर ये क्या है, ये सामाजिक और न्यायिक नैतिक रूप से है, कानूनी रूप से तो नहीं है ना, ये सामाजिक और नैतिक रूप से है। क्योंकि बातें जो है इसमें अच्छी बातें है ना, तो समाज तो इसे मानेगा, नैतिकता के रूप में तो इसे माना ही जाएगा ना। तो क्या है, सामाजिक और नैतिक रूप से मान्य है ये, लेकिन उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है डीपीएसपी को, है? लेकिन कानूनी रूप से किसको अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार को कानूनी अधिकार भी प्राप्त है ना। जाहिर सी बात है क्या, ये व्यक्तिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं ना, व्यक्तिक कल्याण। और ये क्या करते हैं, ये पूरे समुदाय की बात करते हैं, सामुदायिक कल्याण, है ना। ये पूरे समुदाय की बात है और ये व्यक्ति कल्याण की बात होती है ना, एक पर्टिकुलर बंदे की बात। और ये क्या है, ये पूरे ग्रुप की बात। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है ना, ये स्वतः लागू हो जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। इनको लागू करने के लिए किस कानून की आवश्यकता है, लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है ना भाई। जबकि इनके लिए क्या है, कानून की आवश्यकता है। ये क्या है, ये स्वतः लागू होते हैं ना, अपने आप ही लागू होते हैं भाई, ये स्वतः लागू नहीं है। अभी बात बताओ, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, क्या इसको लागू करवाने के लिए हमें किसी कानून की मदद लेनी पड़ती है? ये तो ऑटोमेटिकली लागू है, ये तो मूल अधिकार है हमारे। मूल अधिकार तो लागू, बस ये सोच लेते हैं लोग, जन्म सिद्ध अधिकार, मूल अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार, है ना। सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, इसके लिए हमें किसी कानून की जरूरत होती है? किसी तरह का लॉ फॉलो करते हैं? नहीं ना।
कानून जनसिद्ध अधिकार, मूल अधिकार ऐसी है, इसको ये स्वतः लागू है। आप पैदा होते हो तो भारत देश में पैदा हो रहे हो तो मौलिक अधिकार है, वो अपने आप लागू हो रहे हैं। उसके लिए आपको किसी विधि निर्माण या कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डीपीएसपी पे कोई कानून लागू करवाना है तो जाहिर सी बात है कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी उसके निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करवाने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, उनको अपने आप पर अप्लाई करने के लिए कानून की आवश्यकता, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी, है ना। डीपीएसपी में कुछ और रह गया? अब क्या पढ़ने, निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन कैसे है ना, निर्देशक तत्वों की का क्रियान्वयन, ये कार्य कैसे करते हैं भाई निर्देशक तत्व। निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, ये कार्य प्रणाली इनकी कैसी है, निदेशक तत्व हैं तो सही, इनकी हमने अच्छाइयां भी पढ़ ली, इनकी हमने बुराइयां भी पढ़ ली, इनके मूल अधिकारों से टकराव भी पढ़ लिया। अब इनकी कार्य प्रणाली क्या है वो समझ लेते हैं। 1950 में कुछ विधियां बनाई गई हैं, है ना, कुछ कानून बनाए गए हैं, ठीक है, 1950 में कि इनकी कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए या ये कौन से कार्य कर सकते हैं, ये सारी बातों के लिए क्या किया गया 1950 में एक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया है, ठीक है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, आप सभी लोग जानते हैं। योजना आयोग, अब इसे क्या कहते हैं, अब ये नीति आयोग है, आज की डेट में इसे नीति आयोग कहते हैं। और उस समय 1950 में तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी ना, स्थापना लिखूं 1950 में कुछ विधियां बनाई गई ना कि नीति निर्देशक तत्व कैसे काम करेंगे, तो 1950 में पहले एक योजना आयोग बनाया गया जो आज की डेट में क्या है नीति आयोग है ना। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना। और क्या क्या किया गया, भू सुधार कानून लागू किए गए भाई, भू सुधार कानून लागू किए गए ना। बिचौलियों को हटाया गया, जमीनें जैसे जो बिचौलिए ले लेते थे ना, पहले ऐसा ही तो होता था, बिचौलियों से जमीनें लोग खरीदते थे, मतलब किसी और की होती थी और उसमें कोई और उनको दिलाता था, कोई कुछ मार्जिन ले लेता था, कोई कमीशन लेता था, तो ऐसे में क्या होता था, नुकसान ही होता था ना जो लेता था जमीन उसकी। तो बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार, ईमानदार आदि को समाप्त किया, जाहिर सी बात है ना। जो बिचौलिए थे, लिखी लो, बिचौलिए चाहे वो जमींदार हो, जमींदार, जागीरदार, क्या हुए, समाप्त है ना भाई। देखिए 1950 में योजना आयोग बनाया गया, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या किया गया कि भूमि सुधार कानून लागू किया गया। उसमें क्या गया, पहला काम जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, इनको क्या किया गया, इनको समाप्त किया गया, क्योंकि इनसे क्या होता था, जो कृषक थे, जो काम कर रहे थे, श्रमिक कर रहे थे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले जमींदार, जागीरदार जो ऐसे बिचौलिए थे, इनको ही खत्म करने पर जोर दिया गया, है ना। दूसरा क्या, किराएदार सुधार, जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि। देखो क्या होता है, पहले के समय में किराए जितना मन करे उतना मुंह उठा के ले लो, ऐसा थोड़ी होगा। किराएदार की सुरक्षा, अब किसी को जरूरत है, कोई तुमसे जमीन ले रहा है, कोई तुमसे जगह ले रहा है, कोई तुमसे घर ले रहा है, उसको जरूरत है, तो क्या तुम जितना चाहोगे उतना उससे किराया ले लोगे? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए, है ना, कुछ नियम बनाए गए कि किसी की
की जरूरत का कोई इतना फायदा ना उठा सके कि कतई उसको लूट ही लिया जाए, है ना। भूमि सीमांकन व्यवस्था की गई, है ना। भूमि सीमांकन व्यवस्था भी की गई कि ऐसा ना हो कि किसी के पास तो बौछार हो और किसी के पास बिल्कुल ही कुछ हो ही ना। सीमांकन, है ना, भूमि सीमांकन व्यवस्था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास किसी के पास सोने की रोटियां और किसी के पास बेचारे अनाज की रोटी ना हो। हालांकि सोने की रोटी खा के किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन उस सोने को बेच के तो वो रोटी अरेंज कर लेगा ना, है ना। चलिए, भूमि सीमांकन व्यवस्था हो गया ना। सहकारी कृषि भी, सहकारी कृषि, सहकारी समितियां पढ़ी है ना, सहकारी कृषि। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह रहा है तो बता दो फटाफट से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भाई, ये भी पढ़ना है ना कि ये फिक्स अब तो हो गया है ना। ऐसे पॉइंट डाल दूं क्या, ये पहला था आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, है ना। अब फिक्स मजदूरी है ना भाई, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है कोई लेबर, तो अब क्या कर दिया गया है कि उसकी एक फिक्स मजदूरी रख दी गई है ना। ऐसे भी एक सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, है ना, उनकी एक गवर्नमेंट ने खुद तय कर दी है मजदूरी। ऐसा नहीं हो कि आप किसी से कितना भी काम करा रहे हो, जो मन करे वो मजदूरी दे रहे हो, है ना, ऐसा नहीं। अब आपको मजदूरी फिक्स कर दी गई, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि चाहे वो सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड बंदा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, उसको फिक्स इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप 4 दिन से काम करा के 1 दिन के सैलरी दे दो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है आप, है ना। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सामान्य विकास कार्यक्रम, बहुत सारे हैं ऐसे तो, वन्य जीव वाले हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। सामान्य विकास, हाँ, सामान्य विकास कार्यक्रम किए गए हैं ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये तो पता ही होगा, सबको पता है ना। कृषि को आधुनिक बनाया गया, है ना, कृषि को आधुनिक बनाया गया ना, पहली बात हो गई थी ना इसकी, कृषि को आधुनिक बनाया गया। आधुनिक बनाया, ये है। चलिए अब सामान्य लिख दिया। समुदाय, वैसे तो समुदाय होना चाहिए ना, समुदाय विकास कार्यक्रम। सामान्य विकास कार्यक्रम कुछ सेंस नहीं आ रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, है ना। चलिए मैं समुदाय कर देती हूँ, कुछ गलत नहीं रहना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था, है ना, ये भी तो किया गया। और क्या किया गया, जल्दी जल्दी बता दो। कृषि को आधुनिक बनाया गया, हाँ ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों, अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के सुरक्षा, एक तरह से रिजर्वेशन बता दिया, आरक्षण, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती ना, क्या, रिजर्वेशन, आरक्षण, आरक्षण की सुविधा, और कुछ रह रहा है। आरक्षण की सुविधा हो गई, गरीबों के लिए न्यूनतम मजदूरी हो गई, ठीक है, भूमि सीमांकन भी हो गया,
हो गया। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, ये भी तो इसी में लिख देते हैं फटाफट से, हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी के लिए है ये, हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए, किसको कितना कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई? इकोनॉमिक वालों को 10% ही तो मिला हुआ है। बस और क्या क्या है? हाँ, स्वास्थ्य को एक स्वास्थ्य वाली कैटेगरी को भी रख सकते हैं उसमें, स्वास्थ्य वाली को। हाँ, स्मारक वाला भी है ना, स्मारकों की जो सुरक्षा करनी है, स्मारकों की सुरक्षा है ना, स्वास्थ्य है ये। इसको अच्छे से लाइन बना के आप लिखना फटाफट से, है ना, ऐसा नहीं कि मैंने स्वास्थ्य लिख दिया स्वास्थ्य, आपको तो अच्छा से लिखना पड़ेगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ना, यू आर नॉट इन नर्सरी क्लास, but still I am just trying to teach you as possible, as like on the basis, on the very first class, like we are just starting the class, है ना, we don't know about anything about Indian polity, है ना, but still अभी हम इतने अवेयर हो गए कि अगर मैंने स्वास्थ्य लिखा है then you can write that कि स्वास्थ्य से मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि स्वास्थ्य देख के आपको समझ ही ना है भाई किस सेंस में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, होगा तो नहीं ऐसा। और नीति निर्देशक तत्वों की बात कहाँ की गई है? भाग 4 में की गई है ना। अब थोड़ा सा और बताना था मुझे कि भाग 4 के अलावा भी थोड़ी सी कुछ बात की गई है कहीं पे। अभी आपने पढ़ लिया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में थे, वो संविधान के भाग 4 में थे, है ना। पर अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो संविधान 4 है, संविधान का भाग 4 है ना, इसके अलावा भी कुछ भागों में कुछ बातें या कुछ अधिकार या कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो वो जान लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक लिख देते हैं हम, सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ठीक है। ये क्या है? ये भाग 4 डीपीएसपी से अलग की बात की गई है, ठीक है। ये भाग 16 में है, ये वाली जो बात है ना, ये कहाँ है? भाग 16 में है भाई, ठीक है। देखिए कुछ हेडिंग डाल दूं क्या? आप ये समझ लेना कि कुछ अन्य वो प्रावधान जो कि भाग 4 से अलग है ना, जो कि भाग 4 में नहीं है। भाग 4 में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त जो संविधान के अन्य भागों में उल्लेखित किए गए हैं वो वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये कौन सा संविधान? भाग 16 में है और अनुच्छेद 325 में है ना। क्या है ये? सेवाओं के लिए एससी एसटी के दावे, ठीक है। जो सर्विसेज हैं उसमें एससी और एसटी के लिए नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों को दावा है, ठीक है। प्रशासन में, सेवाओं में, है ना, उसमें एससी और एसटी के दावे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल बात है। दूसरी क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, है ना। ये इसकी बात हमारी डीपीएसपी में तो नहीं हुई है ना। अब अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है जो कि मल्टी लैंग्वेज की बात कर रहा है ना। बायलिंगुअल हो गई कुछ चीजें, कुछ मल्टी लैंग्वेज की बात कर रही है, तो सारी क्या है? क्या था? लैंग्वेज से मातृभाषा, है ना। आपने एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो आ रही हैं धीरे धीरे, उनमें चेंजेस होते रहते हैं दिन ब दिन। तो अभी क्या हो गया, एक बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि मातृभाषा का प्रयोग, यदि कोई बच्चा वो चाहे वो बच्चा किसी उसकी मातृभाषा क्यों ही कुछ ही क्यों ना हो, और आपके स्कूल में
में कोई भी ज्यादा बहुसंख्यक भाषा कुछ भी बोली जा रही हो, लेकिन अगर वो बच्चा किसी अपनी मातृभाषा में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप उसको उसकी मातृभाषा में ही पढ़ने दोगे, ठीक है। अब तो ऐसा भी हो गया कि ट्रांसलेटर का यूज, बहुत सारी चीज, बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है स्कूल में कि अगर टीचर को वो लैंग्वेज नहीं आती है तो ट्रांसलेटर तक दिया जाएगा उसको। पर किसी बच्चे की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उसका शिक्षा से बिल्कुल भी वो वंचित नहीं होना चाहिए। इतने अधिकार हमें मिल गए हैं शिक्षा को ग्रहण करने के, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रही थी मैं, मातृभाषा में शिक्षा, है ना। मातृभाषा में शिक्षा है ना, अनुच्छेद 17, ओ सॉरी भाग 17, चलिए भाग 17 लिख देते हैं, ठीक है। भाग 17 में बात की गई है किसकी, मातृभाषा में शिक्षा की। अनुच्छेद क्या है, 350, है ना, अनुच्छेद 350, और ये क्या है, भाग 4, अनुच्छेद 350 का, ऐसे लिख देना, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा मिलने की ये अधिकार है ना। और हिंदी भाषा का विकास, जाहिर सी बात है ये भी सबको पता होगा। अब तो हिंदी भाषा के विकास की बात होने लगी है। हिंदी भाषा का विकास, ये क्या है, अनुच्छेद कौन सा, भाग, अनुच्छेद फिर से लिख दिया मैंने, अनुच्छेद एक्चुअली में, अच्छा यहाँ शुरू से भाग लिख रही थी ना पहले, तो मैंने सोचा भाग ही, चलिए भाग 17 तो अनुच्छेद लिख देती हूँ पहले, अनुच्छेद 35 और भाग 17, ठीक है। आपने देखा है किसी ना ऑफिस ने ऐसा भी कर दिया कि जिस बंदे के पास 10th तक कंपलसरी हिंदी थी, मतलब उसका मीडियम हिंदी था, वो बंदा हिंदी बोलेगा, है ना। हिंदी भाषा का विकास है। अगर क्या होता है, अब कभी आपने नोटिस किया जब कोई बंदा हिंदी नहीं बोल पाता है तो उसको बड़ा एप्रिशिएट टाइप किया जाता है, वो हिंदी तो बोली नहीं आती यार, लोग ऐसे इजीली बता देते हैं, मेरे से तो हिंदी बोली नहीं जाती है। बट इंग्लिश की बात आएगी तो भाई इंग्लिश में तो इतना एम्बैरेस होंगे अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। क्यों, मतलब हिंदी का ऐसा मजाक बन गया कि अगर बोलनी नहीं आ रही तो एप्रिशिएशन के तरीके से लिया जाने लग गया है, जो मुझे टोटली गलत लगता है। अगर आप अपनी हिंदी भाषा ही बोल पा रहे हो तो इंग्लिश क्या ही बोलोगे, है ना। और अब एक्चुअली में हो भी ऐसा गया है कि हम हिंदी लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हम इतना ज्यादा मॉडर्न हो गए एक तरह से कि हम इंग्लिश में इतना घुसते जा रहे हैं कि हिंदी लिखने में इतनी डिफिकल्टीज होने लग गई हैं, क्योंकि हम लिखते ही नहीं। हिंदी लिखने में बहुत दिक्कतें होने लगी, इवन कई बार मुझे भी हो जाती है, समझ ही नहीं आता कौन सी मात्रा किधर लगानी है। क्यों, हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ना बहुत सारे लोगों को। बट ऐसा भी नहीं, कम से कम मेरे उसमें ये तो नहीं है कि मैं हिंदी ना बोल पाने पे प्राउड फील करूँ, बट मैंने जनरली देखा है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे को तो हिंदी आती है भाई, मेरे से बड़ी गलती। अरे भाई ये अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है, अगर तुम हिंदुस्तान में रह के हिंदी भाषा को नहीं बोल पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर ये तुम्हारी तारीफ की बात नहीं है। खैर ये टॉपिक से अलग बात है, बट इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बात याद रखिए कि हिंदी भाषा का विकास, है ना। तो ये अनुच्छेद किसमें है, जाहिर सी बात है अनुच्छेद 35 में, भाग 17 में। ये सेवाओं के लिए आप बड़ी, ठीक है, जो अलग अलग से दिए हैं, जो भाग 4 के अलग जो तत्व दिए गए हैं हमारे संविधान में उनके, क्योंकि ये 16 में दी गई, 17 में, 17 में, भाग 4 में तो नहीं है बातें, ठीक है। तो होप ये बीपीएससी आपका खत्म हो गया, आप अच्छे से दिवाली मनाइए, रिवीजन करिए फटाफट से, है ना। मैं दूसरी क्लास लेनी है मुझे। हैप्पी दिवाली।